आइए, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आइए बात करते हैं। आज हम लोग अध्याय 7 का अर्थात जो इतिहास का चैप्टर चल रहा है उसका अगला टॉपिक पर हम लोग बात करते हैं। जो अगला टॉपिक है हमारा, इसे विश्व युद्ध क्यों कहते हैं। आइए जानते हैं। बड़ा आसान है, बड़ा मज़ा भी आएगा, है ना, कि विश्व युद्ध, इसे विश्व युद्ध क्यों कहते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना, जो है ये बिल्कुल समझ में आ जाएगा। वैसे कोई बड़ी बात नहीं है ना। बहुत सहज है और सरल भी है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसे विश्व युद्ध क्यों कहते हैं। ये अपने आप में एक क्वेश्चन है और इसका आंसर अभी आपको यहाँ पे मिलेगा, है ना। तो चलिए जानते हैं एक एक करके, बहुत अच्छे से, टू द पॉइंट, लाइन बाय लाइन, है ना। इसमें स्विट्जरलैंड जैसे कुछ देशों को छोड़कर, मतलब कहा जाए जो छोटे छोटे जो देश हैं वो सब छोटे छोटे देशों को छोड़कर, ठीक है, यूरोप के सभी देश शामिल थे। किसमें? ये प्रथम विश्व युद्ध में, है ना। जो ये पहला विश्व का ऐसा ये पहला युद्ध हुआ था जो 1914 से स्टार्ट हुआ और 1918 तक चला। ठीक है। सन 1917 में संयुक्त राज्य अमेरिका भी इसमें सम्मिलित हो गया। और अमेरिका इसमें कब सम्मिलित हुआ? 1917 में हुआ। कहने का मतलब लास्ट 1 ईयर्स, है ना, 1 ईयर्स। इस प्रकार दो महाद्वीपों पर तो इसका सीधा प्रभाव था। ठीक है, एक तो यूरोप और दूसरा अमेरिका। ठीक है। सन 1914 तक विश्व के लगभग सभी महाद्वीपों पर, तो महाद्वीप तो आप जानते हैं ना, टोटल कितने महाद्वीप हैं? वर्तमान में 7 महाद्वीप, है ना। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप, ठीक है। उसके बाद आप आ जाइए अफ्रीका, ठीक है। उसके बाद आप आ जाइए इधर, जनसंख्या की दृष्टि में देखें तो एशिया के बाद यूरोप, फिर अफ्रीका, है ना, 3 हो गया। फिर आपका अमेरिका महाद्वीप, है ना, उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, ठीक, उसके बाद अंटार्कटिका। तो ये 7 महाद्वीप आपके हैं, है ना। चलिए आगे। तो सभी द्वीपों पर इन यूरोपीय देशों के उपनिवेश थे। उपनिवेश का मतलब आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जैसे मान लीजिए यूरोप उस समय शक्तिशाली देश रहा जो कई देशों में अपना सत्ता स्थापित कर चुका था। उसका जो है हिस्सा हमारा भारत भी था। किसका उपनिवेश था? ब्रिटेन का उपनिवेश था। ये बी से ब्रिटेन और भा से भारत, यानी भारत भी किसका उपनिवेश था? ब्रिटेन का। तो ब्रिटेन उस समय कई देशों को उपनिवेश बनाया हुआ था। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। जहां भी लड़ाइयाँ हुई वहां के संसाधन, और लोगों को सैनिक काम में लिया गया। मतलब जहां जहां लड़ाई हुआ वहां के संसाधन और लोगों को सैनिक काम में लिया गया। भारत से भी लाखों सैनिकों ने ब्रिटेन के पक्ष में भाग लिया था। क्यों लिया था पता होगा आपको। इसलिए लिया क्योंकि भाई अब वो जो है किसका उपनिवेश था? ब्रिटेन का। तो किसका साथ देगा? ब्रिटेन का, है ना, कि जर्मनी का? नहीं। ठीक है। इस कारण इस युद्ध का सीधा प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ा। और इस कारण जो है इस युद्ध का सीधा प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ा। पूरे विश्व पर पड़ने का कारण यह हुआ कि यूरोप कई देशों को, यानी कई महाद्वीपों में अपना जो है सत्ता स्थापित कर चुका था उपनिवेश के रूप में। देखिए मैं बताऊं आपको, 1776 से पहले अमेरिका भी, संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वो भी यूरोप का उपनिवेश था, है ना। वो 1776 में जो है आज़ाद हो गया ये अमेरिका, नहीं उससे पहले यूरोप का ही उपनिवेश था और सबसे पहले उपनिवेश वही बना था। ठीक है। उसके बाद आइए
यूरोप के नक्शे में ब्रिटेन, ध्यान दीजिए, अगर आपके पास एटलस हो तो आप ब्रिटेन ढूंढ लें, है ना। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रूस, तुर्की, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली आदि देशों को पहचाने। बिल्कुल पहचाने, आप अपनी बुक में पहचाने, या तो नक्शा में पहचाने, या आपके पास अगर एटलस होगा तो एटलस में देख लें, है ना, कहाँ कहाँ पे है। ठीक है। आज ये सारे देश औद्योगिक दृष्टि से क्या हैं, विकसित हैं, और उनमें लोकतांत्रिक शासन प्रणाली लागू है ना। औद्योगिक दृष्टि से क्या हैं, सभी विकसित हैं, क्योंकि यूरोपीय देश उद्योग के मामले में सबसे ज्यादा विकसित हो चुके हैं। अन्यथा अन्य देश के पास इतना टेक्नोलॉजी, इतना संपत्ति, इतना पैसा, इतना पूंजी नहीं है कि वो इतना ज्यादा विकसित कर पाए। ठीक है। अगला बात रहा लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है, यानी जनता द्वारा जनता के लिए चुना गया शासन क्या कहलाता है, लोकतांत्रिक शासन कहलाता है। जनता के लिए जनता द्वारा चुना गया शासन लोकतांत्रिक शासन कहलाता है। ये पूरे राज्य में यानी पूरे देश में अब जो है लोकतांत्रिक शासन प्रणाली लागू है। ठीक है। तो आइए आगे जानते हैं। यानी वहाँ किसी न किसी रूप में लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा सरकार चलाई जाती है, अर्थात जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा सरकार चलाई जाती है। आप तो ये सब समझते ही होंगे। जैसे मान लीजिए एक इतना बड़ा देश है, ठीक है। इस देश में जैसे मान लीजिए अब यहाँ जनसंख्या टोटल 1 लाख है, मान लो 1 लाख या 10 लाख, समझ लो 10 लाख, ठीक है। अब यहाँ टोटल कहा जाए, अगर लोकसभा सीट कहें तो मान लीजिए कि केंद्र सरकार के लिए तो यहाँ पे मान लो 200 है, एग्जाम्पल फॉर कितना 200। अब इसके जीत के लिए कितना चाहिए, 101 सीट चाहिए। अब ये पब्लिक लोग 200 सीट पर उठे, जो लोग उठे हुए हैं, है ना। अब ये 10 लाख जो पब्लिक है, ये पब्लिक जिसको 201 जिस पार्टी को देंगे वो पार्टी सरकार बनेगी। ये है लोकतांत्रिक, यानी लोकतंत्र का विधि विधान। क्योंकि देखिए लोकतंत्र में जनता अपने इच्छा अनुसार सरकार बनाती है, जनता जिसको चाहे उसको जिता सकती है। लेकिन जब मूड करेगा जनता को कि नहीं नहीं अब इसको नहीं, फिर ये बीच में अगर गिराना चाहें तो जनता बीच में भी गिरा सकती है। जनता के पास इतना तो ताकत है ही है। ठीक है। तो आइए आगे। अब अग्रांकित नक्शे में सन 1914 में प्रथम विश्व युद्ध के पहले के राज्यों की स्थिति को पहचाने। इसमें ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी साम्राज्य, ऑस्ट्रिया हंगरियन साम्राज्य, इटली, रूसी साम्राज्य, तुर्की के ओटोमन साम्राज्य आदि को पहचाने। देखिए क्या है, 1914 के समय जो है कुछ देश ऐसे थे जो एक साथ थे, शामिल थे, तो आपको अलग अलग थोड़ा सा मिल जाएगा। हालांकि आप पहचान पाएंगे ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी आगे वो नक्शा मिलेगा, है ना। अनुमान लगाइए कि इनमें से कौन कौन से राज्यों में हर वयस्क को मताधिकार प्राप्त था और लोकतांत्रिक सरकारें रही होगी। ठीक है। तो आइए देखते हैं। एक नक्शा है ये, है ना। तो इस नक्शा में देखते हैं। पहले तो जो कलर है, अलग अलग कलर, इस कलर को पहचाने। देखिए ये जो हरा कलर है ये क्या है, ब्रिटेन व सहयोगी, यानी जितने भी हरा कलर है वो ब्रिटेन के सहयोगी देश होंगे। और जो रेड कलर है जर्मनी और जर्मनी के सहयोगी होंगे। और जो पिंक है वो तटस्थ देश हैं, अर्थात वो लोग किसी के तरफ अभी नहीं हैं, वो नज़ारा देख रहे हैं कि कौन क्या होता है, कौन हारता और जीतता है। तो अब इस कलर से आप समझ जाएंगे
कि तटस्थ देश कौन है, जर्मनी के साथ कौन देश है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ब्रिटेन हरा कलर में दिख रहा है, ब्रिटेन हरा कलर में दिख रहा था। ब्रिटेन के साथ साथ कौन है, ब्रिटेन, ब्रिटेन, ये ब्रिटेन है, ब्रिटेन के साथ ये फ्रांस आपको दिख गया, ये यहाँ पे फिर ये देखिए रूस किसके पक्ष में है, ये ब्रिटेन के पक्ष में है, तीनों जुड़ गया, रूस भी आपको दिख गया। उसके बाद कौन था, सर्बिया, कौन, ये सर्बिया किसके पक्ष में, ये ब्रिटेन के पक्ष में, यानी रूस से जुड़ा हुआ। उसके बाद कौन था, ये भूमध्य सागर से दक्षिण वाला जो बेल्ट थे, वो क्यों ऐसा है, तो वो वहाँ पे इटली, अरे सॉरी, इसका ब्रिटेन का उपनिवेश वाला जो ये क्षेत्र है ना, यहाँ पे उपनिवेश स्थापित किया है, तो स्वाभाविक सी बात है कि उसके पक्ष में होंगे, है ना। अब आगे देखिए, ये आपका होगा ऐसा, आइए दिखाता हूँ मैं आपको ये। अब जो रेड कलर में है ये जर्मनी के पक्ष में है, किसके पक्ष में, जर्मनी के पक्ष में। जैसे जर्मनी आपने देखा, यहाँ जर्मनी है, फिर जर्मनी के बाद ये ऑस्ट्रिया हंगरी, ये ऑस्ट्रिया हंगरी और ये तुर्की आपने देखा था, ये तीनों जो है एक पक्ष में है, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और तुर्की एक पक्ष में है। ठीक है, और जो बाकी लोग जो जितना ऑरेंज कलर में दिख रहे हैं, जो कि आपका ये वाला पुर्तगाल, स्पेन, इटली, स्विट्जरलैंड, बल्गारिया, ठीक है, और संयुक्त राज्य अमेरिका, नॉर्वे, स्वीडन, ठीक है, ये नॉर्वे और स्वीडन, डेनमार्क, बेल्जियम, ये सब जो देश थे, ये सब क्या कर रहे थे, ये अमेरिका भी इसी में है, ये सब देश तटस्थ हैं, मतलब ये लड़ाई झगड़ा में अभी शामिल नहीं हुए हैं, है ना, अभी ये किसी के पक्ष में नहीं है। ठीक है, वो कब किसी सबके पक्ष में हो जाएंगे, देखिए अब आगे ये जब लड़ाई स्टार्ट हो जाएगा तो वो जिसके तरफ जिसका झुकाव होगा वो उसके तरफ हो जाएगा। ठीक है, तो आइए आगे जानते हैं। अब देखते हैं प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कैसे हो गई। ठीक है, देखिए प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कैसे हुई, आइए जानते हैं। बड़ा रोचक बात है और बड़ा मजेदार बात भी है। एक बहुत छोटी सी घटना से, एक बहुत छोटी सी घटना से इस युद्ध की शुरुआत हुई। सच बात है, हाँ। ऑस्ट्रिया हंगरी, मैं इसको अलग कलर करूं क्या, ये लो अलग कलर है ना। ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य की नज़र, ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य की नज़र अपने एक छोटे से पड़ोसी देश सर्बिया पर थी। किस पर थी, सर्बिया पर। किसका नज़र, ये इसका ऑस्ट्रिया हंगरी का नज़र। तो ये किसके, अपना पड़ोसी देश के ऊपर अपना नज़र रख रहा था। अब वो क्या हुआ कि साम्राज्य की जो है ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य की नज़र अपने एक छोटे से पड़ोसी देश सर्बिया पर थी, और वो नज़र अब सही था गलत था, कि महात्मा गांधी वाला थीम था कि गलत मत देखो, गलत मत सुनो, गलत मत करो, तो पता नहीं किस नज़र से देख रहा था कि लड़ाई हो गया। आइए जानते हैं उनका नज़र क्या था, है ना। तो देखिए, जिसे वह अपने राज्य में मिलाना चाहते थे, लो मतलब उपनिवेश बनाना चाहते थे, किसको, सर्बिया को। कौन, ऑस्ट्रिया हंगरी, है ना, जिसे वो अपने राज्य में मिलाना चाहते थे। इससे सर्बिया के राष्ट्रवादी, यानी कहाँ के, सर्बिया के राष्ट्रवादी लोग नाराज थे, यानी घबरा गए, तुरंत बोले अरे ये हमारे ऊपर ऐसा करेगा हमारा पड़ोसी। आपके घर के आजू बाजू जो पड़ोसी हैं, अगर आप अब उनको जो है इस तरह के बर्ताव करेंगे तो आपके पड़ोसी वाला आपसे क्या हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे, है ना। वे ऑस्ट्रिया को सबक सिखाना चाहते थे। कौन, वे ऑस्ट्रेलिया है ना, वे ऑस्ट्रिया को सबक सिखाना चाहते थे। कौन, सर्बिया वाले लोग चाहते थे ताकि वह उन पर हमला न करे, है ना। एक ऐसी ही
राष्ट्रवादी सर्बियाई ने, एक ऐसे ही राष्ट्रवादी सर्बियाई ने जून 1914 के, है ना, दिन सारजेवो नामक जगह पर, एक जगह है सारजेवो, ये बिल्कुल याद रखना, 1914 के दिन सारजेवो नामक जगह पर ऑस्ट्रिया के, है ना, ऑस्ट्रिया के राजकुमार और उनकी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। वाह, देख लो क्या कर दिया। अब बताइए, ये पति पत्नी, ये दो लोग थे, ठीक है, ये पति पत्नी दो लोग थे। उधर से ऑस्ट्रिया के, ये ऑस्ट्रिया में है, कहाँ है, ऑस्ट्रिया में, ठीक है। और ये सर्बिया ने यहाँ से एक आया बिल्कुल राष्ट्रवादी, और बंदूक ताने हुए, और इन्होंने गोली मार करके उसका हत्या कर दिया, जो ये लोग का डेथ हो गया। अब देखो, बहुत बड़ा आक्रोश का काम तो हो गया, ठीक है। अब देखिए आगे इसका परिणाम क्या होता है, ठीक है। इस हत्या का बदला लेने के लिए ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर हमला बोल दिया। ले, वाह, किसने, ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर क्या बोल दिया, हमला बोल दिया कि मैं तुझे खत्म कर दूंगा, ये ऐसा हमला बोल दिया, ठीक है, सर्बिया की मदद के लिए। और सर्बिया पर जैसे ही हमला बोला ऑस्ट्रिया, तो सर्बिया के मदद के लिए रूस ने दौड़ते हुए आया। अरे दोस्त, तुम क्यों ऐसा सोच रहे हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, आओ लड़ते हैं। रूस आ गया किसके तरफ, सर्बिया की तरफ, और ऑस्ट्रिया की मदद के लिए जर्मनी युद्ध में उतर गया। वाह, देख लिए ना, ऑस्ट्रिया की मदद के लिए जर्मनी युद्ध में आ गया, और सर्बिया की मदद के लिए रूस दौड़ पड़ा, एकदम बिना जूता चप्पल के दौड़ गया। ऐसा दौड़ा जैसा लग रहा था कि तुरंत तत्काल घटना हो जाएगा, और हुआ भी हालांकि, है ना। देखते देखते फ्रांस, ब्रिटेन आदि भी इस युद्ध में खींचते चले गए, है ना। और फ्रांस और ब्रिटेन किसके पक्ष में हो गए, सर्बिया के। अब सवाल यह है कि ये सारे देश इस युद्ध में क्यों पड़े। अब सवाल यहाँ पे खड़ा हो गया ना कि ये सारे देश इस युद्ध में क्यों भाग लिए, इनको क्या जरूरत था, वो तो दो देश के बीच का बात था, इनको क्या जरूरी था उस देश में भाग लेने का, उस लड़ाई में भाग लेने का, अपना जो है फालतू का जो है समय बर्बाद करने का। लेकिन कुछ तो होगा, जरूर कुछ होगा, आइए जानते हैं वो क्या था। कुछ तो जरूर छुपा हुआ होगा उसके दिलों में, है ना। तो आइए उसके दिल और दिमाग की बात क्या था पता चल जाएगा। जब हम इतनी बड़ी घटना का कारण खोजते हैं तो हमें कई बातों पर विचार करना होता है। कुछ बातें तो इन राज्यों की बदलती जरूरतों से संबंधित है ना। ये सारे राज्य तेजी से औद्योगिकरण कर रहे थे, मतलब उद्योगों का विकास कर रहे थे। कौन, जितने राज्य, अभी जितने राज्य जो ये क्या हुए हैं, सर्बिया और ऑस्ट्रिया के पक्ष में भाग लिए हैं, वो सब क्या कर रहे थे, औद्योगिकरण कर रहे थे। और उनमें आपस में प्रतिस्पर्धा थी। क्या थी, प्रतिस्पर्धा, अर्थात आपसी कंपटीशन था। क्या था, आपसी कंपटीशन, कि हमसे आगे न निकल जाए। जर्मनी चाहता था कि मैं ब्रिटेन से आगे चल जाऊं, ब्रिटेन चाहता था कि जर्मनी हमसे आगे न निकले, नहीं तो हमारा मान सम्मान कम हो जाएगा, है ना। तो देखिए प्रतिस्पर्धा थी कि कौन सबसे ताकतवर औद्योगिक देश बनेगा। जैसे आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा, औद्योगिकरण पहले ब्रिटेन में शुरू हुआ था। सब लोगों ने पढ़ा है क्लास 9th में, औद्योगिकरण, औद्योगिक स्थापना सबसे पहले 1750 में ब्रिटेन में हुआ, है ना। और 19वीं सदी के अंत तक जर्मनी ब्रिटेन की, है ना, 19वीं सदी के अंत तक, यानी 19वीं सदी के अंत कहा जाए, कहने का मतलब 1800 के अंत में 1900 के प्रारंभ में, है ना। तो अंत तक जर्मनी ब्रिटेन की बराबरी, है ना, बराबरी करने का प्रयास कर रहा था।
इसी तरह ऑस्ट्रिया, फ्रांस, इटली और रूस भी कोशिश कर रहे थे, है ना, क्या करने के लिए? उद्योगों का विकास करने के लिए, औद्योगिकरण के लिए खनिज संपदाओं, यानी खनिज संपदा माने जितने भी खनिज वस्तुएं हैं, जैसे लोहा, है ना, कोयला, कपास, ठीक है, ये सारी चीजें। व्यापक बाजार, भाई मान लीजिए जो वस्तु निर्माण होगा तो बिकेगा कहाँ? बाजार में। व्यापक बाजार चाहिए, बड़ा बाजार चाहिए, और उपनिवेशों की जरूरत थी, है ना, और उपनिवेशों की जरूरत थी। हर देश इसी प्रयास में था कि यूरोप तथा विश्व के अन्य खनिज स्रोत उनके कब्जे में आए। अब क्या चाह रहे थे? यूरोप के हर देश ऐसा चाहता था कि विश्व के जो अन्य खनिज स्रोत हैं वो हमारे कब्जे में आए, वो हमारे अंडर में हों, ठीक है। ब्रिटेन जैसे पुराने औद्योगिक देशों के कब्जे में ये पहले से ही थे, लेकिन जो नए देश विकसित हो रहे थे वे ब्रिटेन या अन्य किसी यानी कमजोर देश से इलाके छीनना चाहते थे। उदाहरण के लिए जर्मनी ने सन 1871 में फ्रांस को युद्ध में हराकर अल्सास लॉरेन नामक, अब सोचो क्या, जर्मनी ने, ध्यान रखना है यहाँ पे, जर्मनी ने सन 1871 में, ध्यान रखना है, जर्मनी ने कब? सन 1871 में फ्रांस को युद्ध में हराकर, यानी जर्मनी और फ्रांस का युद्ध मतलब 1871 में भी हो चुका है, युद्ध में हराकर जो है अल्सास और लॉरेन नामक खनिज प्रधान क्षेत्र को हथिया लिया था। किसने ले लिया था? जर्मनी ने ले लिया था। उसने पोलैंड की जमीन पर भी अधिकार कर लिया था। पोलैंड अपने आप में अभी एक देश है, अधिकार कर लिया, यानी अधिकार जमा रखा था, है ना। अब वह अपने क्षेत्र को अधिक विस्तृत करना चाहता था, और वो अपने क्षेत्र को, कौन? जर्मनी अपने क्षेत्र को विस्तृत करना चाहता था। लगभग यही हाल फ्रांस, ऑस्ट्रिया, रूस, इटली आदि देशों का भी था, अपना अपना क्षेत्र बढ़ाना चाहते थे। अगर ऑस्ट्रिया को ऐसा नहीं रहता तो सर्बिया पर अपना जो है ये निगाह नहीं लगाया होता, और जब निगाह नहीं लगाया होता तो ऑस्ट्रिया के राजकुमार और उनके पत्नी को सर्बिया के राष्ट्रवादी नहीं मारे होते, गोली नहीं चलाए होते, और जब गोली नहीं चलाए होते तो ये विश्व युद्ध हुआ भी नहीं होता, नहीं हुआ होता, ठीक है। वे किसी न किसी तरीके से अपने क्षेत्र और प्रभाव को बढ़ाना चाहते थे। यह तभी संभव था जब वे पहले से स्थापित ब्रिटेन जैसे प्रभावशाली देशों को चुनौती दें, है ना। किसको चुनौती देना है? ब्रिटेन जैसे देशों को, ठीक है। तो आइए चुनौती दे रहे हैं। अब क्या चुनौती देंगे? यहाँ तो लड़ाई में सब लोग बर्बाद होंगे अभी, है ना। उन दिनों ब्रिटेन का समुद्रों पर एकाधिकार था। उस समय जो समुद्र था, अटलांटिक महासागर के नाम आपने सुना होगा। वर्तमान में जैसे देखें तो हमारे यहाँ वैसे प्रमुख रूप से 4 ही महासागर हैं, जैसे पैसिफिक ओशन अर्थात जो प्रशांत महासागर है सबसे बड़ा महासागर, उसके बाद आपका अटलांटिक महासागर, उसके बाद हिंद महासागर, उसके बाद अंटार्कटिका महासागर, उसके बाद आर्कटिक महासागर पांचवा होगा। तो पांचवा बिल्कुल जो है ये आपका उतना बड़ा नहीं है, लेकिन बस आप 4 ध्यान में रखें, यानी प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। अंटार्कटिका महासागर में तो स्वाभाविक सी बात है कि पूरे के पूरे बर्फ जमे हुए हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं आगे। अब ये समुद्रों पर, तो ये अब लगा हुआ यूरोप जो ब्रिटेन है वो किस समुद्र से लगा हुआ है? अटलांटिक, वो भी नॉर्थ अटलांटिक कहा जाए, उत्तरी अटलांटिक महासागर से लगा हुआ है, और जो कि उस पर सिर्फ टू सिर्फ एक का अधिकार जिसको कहते हैं, मतलब उसका ही अधिकार था उस समुद्र में, किसी और का नहीं, जिसके कारण उसका व्यापार और उपनिवेशों पर
बेरोक टोक नियंत्रण चलता था। जर्मनी ब्रिटेन के इस नौसैनिक वर्चस्व को समाप्त करना चाहता था कि नहीं 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 नहीं, ये जो अकेला इसका जो है वर्चस्व है, इसे तो हम समाप्त करेंगे ही। और अपने जहाजों को बेरोक टोक समुद्रों पर आने जाने की स्वतंत्रता चाहता था। कौन? जर्मनी। अब जब जर्मनी ऐसा चाहने लगा तो स्वाभाविक सी बात है कि अब ब्रिटेन के विरुद्ध वो तो काम करेगा, और जब ब्रिटेन के विरुद्ध काम करेगा तो स्वाभाविक सी बात है कि अब जर्मनी और ब्रिटेन के बीच तनाव स्थिति उत्पन्न होंगे, ये दोनों के बीच लड़ाई होने की संभावना है। वैसे जर्मनी को केवल उत्तरी सागर के बंदरगाह उपलब्ध थे, है ना। अब वह अटलांटिक महासागर, भूमध्य सागर और हिंद महासागर पर भी अपनी पहुंच बनाना चाहता था, जो कि ब्रिटेन ऐसा नहीं चाहता था। ठीक है, ब्रिटेन ऐसा नहीं चाहता था, अतः स्वाभाविक था कि उसका टकराव ब्रिटेन से हो। इसलिए जर्मनी एक शक्तिशाली नौसैनिक बल तैयार कर रहा था जो ब्रिटेन के नौसैनिक ताकत को चुनौती दे सके। यही कारण था जो कि जर्मनी को लग रहा था कि मैं ऑस्ट्रिया की तरफ हो जाऊं ताकि मैं ब्रिटेन के विरुद्ध लड़ सकूं। ठीक है, और ब्रिटेन तुरंत का तुरंत जो है सर्बिया के पक्ष में आ गया, और दोनों के बीच इस युद्ध में ब्रिटेन चाहता था कि जब ये इस युद्ध में हम भाग लेंगे तो जर्मनी को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाएंगे ताकि हमसे आगे जर्मनी न निकल सके। ठीक है, तो ये रहा आपका प्रथम विश्व युद्ध क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये इसके बारे में। तो पहला क्वेश्चन है आपका, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कैसे हुई। एक क्वेश्चन एक करके आप जरूर व्हाट्सएप करेंगे। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कैसे हुई ये, और एक क्वेश्चन है इसे विश्व युद्ध क्यों कहते हैं। आपको बताया गया कि यूरोप जो है कई देशों को उपनिवेश बनाया हुआ था, सातों हर महाद्वीप पर अपना सत्ता स्थापित कर चुका था, जिससे कि जैसे ही ब्रिटेन इस युद्ध में शामिल हुआ और अन्य देश भी शामिल हुए, और जैसे ही शामिल हुए यूरोपीय देश, तो समझ लो कि उनके जितने उपनिवेश थे वो ऑटोमेटिक शामिल हो जाते हैं, और वो सब के सब एक विश्व का चपेट में आ जाते हैं। ठीक है, तो बस आज इतने स्टूडेंट्स, बाकी हम कल बात करेंगे। धन्यवाद, है ना।